हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। चलिए जी, आज फिर से हम करते हैं पेपर टू कॉमर्स के कुछ 40-50 एमसीक्यूज और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, नहीं कि जो हमारे एग्जाम में आने के चांसेस बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए कहां चलते हैं, अपने क्लासेस पे, है ना जी। आइए सर, क्लासेस शुरू करने से पहले बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है कि नेट वाला भैया का आप टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह सारे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। और इसके साथ आपको कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेट वाला भैया का ऐप भी है, आप ऐप पे जाके ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है, वहां उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करें। सर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अरेंज द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंडिंग विद द वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी। तो देखो, प्रोसेस कॉस्टिंग में का शुरू से अंत तक का जो प्रोसेस है, स्टेप्स है, उसकी बात करी गई है कि उसमें क्या क्या आपके प्रोसेस कॉस्टिंग में कौन कौन सा पहले शुरू क्या करेंगे और एंड क्या करेंगे, है ना। तो कैसे देखेंगे, आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या, सबसे पहला काम होगा समराइज द फ्लो फिजिकल यूनिट। जो भी फिजिकल यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल है उसको, उसके फ्लो को हम चेक करें, है ना, समराइज करें। उसके बाद क्या होगा सर उसके बाद हम कंप्यूट करेंगे आउटपुट इक्विवेलेंट यूनिट, मतलब इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, है ना, कि भैया कितना आउटपुट मेरा हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा, फिर समराइज करेंगे हम टोटल कॉस्ट को जो हमारा लगने वाला है उसको, डब्ल्यूआईपी के लिए, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री के लिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे टोटल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, है ना। हर इक्विवेलेंट यूनिट के हिसाब से हम कॉस्ट को क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे और देन हम असाइन करेंगे टोटल कॉस्ट यूनिट कंप्लीटेड टू द यूनिट्स इन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। तो ये हो जाएगा डी, बी, ए, सी और ई, यानी कि फर्स्ट नंबर। क्लियर है जी सर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कमिटी दिया हुआ है और उसके पर्पस दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, कमिटी और उसके पर्पस। तो भैया कमिटी की बात अगर करी जाए तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, स्टडी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ईएफटी की बात करी गई है। तो ईएफटी के लिए था सेरे कमेटी। कौन सा कमेटी था जी, सेरे कमेटी। फिर वर्किंग ग्रुप और एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो उसके लिए जो था वो था मलेगम कमेटी, ठीक है। उसके बाद है सजेस्ट ऑल्टरनेट मेथड ऑफ लेंडिंग। तो सर इसके लिए जो थे तो वो थे रशीद जिलानी कमेटी। और एक्सपर्ट ग्रुप ऑन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये था सौदानी कमेटी, है ना, याद रखिएगा। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, यानी कि 4 नंबर, ठीक है जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्या कह रहा है देखें, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स टू ब्रांड देयर ऑफरिंग्स, है ना, कि जो भी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, मान लो अब प्रोडक्ट बन रहा है, अब उस प्रोडक्ट बनने के बाद जब हम मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स ब्रांड करते हैं अपने ऑफरिंग को, भैया ये प्रोडक्ट लो, ये प्रोडक्ट रखो, ये प्रोडक्ट रखो, तो उसमें क्या क्या रीजंस जरूरी हैं, विच आर द फॉलोइंग रीजंस, कौन सा रीजन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है हेल्प टू गेज द लेवल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। देखो, लेवल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी की बात जब होती है तो मैन्युफैक्चरर अपना एंड पे देख लेता है, वो कस्टमर से चीजें का इंफॉर्मेशन लेने के बाद मैन्युफैक्चरर उस पर चेंज करता है। तो यहाँ पे ऑफरिंग के लिए तो इसको यूज नहीं करेगा। इनेबल्स प्रीमियम प्राइसिंग, हाँ ये बिल्कुल सही है कि प्रीमियम प्राइसिंग को दिखाता है, इनेबल करता है, तो ये एक रीजन हो सकता है। उसके बाद क्या है, कंट्रीब्यूट टू कॉर्पोरेट आइडेंटिटी प्रोग्राम्स। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी प्रोग्राम्स इसलिए वो करवाता है ताकि उससे एंगेजमेंट बढ़े रिटेलर्स के बीच में और फिर लोग प्रोडक्ट को खरीदे, है ना। चलो उसके बाद है इन्फॉर्म्स अबाउट द सोर्स ऑफ प्रोडक्ट। देखो, सोर्स ऑफ प्रोडक्ट को इंफॉर्मेशन देने के लिए ये काम नहीं होता क्योंकि इसके लिए प्रमोशन तो है ही। उसके बाद क्या है, डेवलप कस्टमर लॉयलिटी। हाँ, कस्टमर लॉयलिटी को हम डेवलप करेंगे। तो ये तीनों जो है आपके रीजंस है जो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स को ब्रांड का ऑफरिंग करने के लिए, बी, सी और ई। आपके आंसर हो जाएंगे बी, सी और ई। चलिए नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है, कह रहा है ऑप्टिमल कैपिटल बजट ऑफ अ फर्म इज रिफ्लेक्शन बाय इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ। देखिए, जब बात करें ऑप्टिमल कैपिटल बजट की तो उसमें जो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो है वो आपका इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट में, है ना। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्या हु वाज द ओपिनियन दैट लेबर वाज द फादर ऑफ वेल्थ एंड इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन एनी एस्टिमेट ऑफ नेशनल वेल्थ। देखो यार, किसका ओपिनियन था
कि लेबर को फादर ऑफ वेल्थ कहा गया और उसको इंक्लूड किया जाना चाहिए एस्टिमेशन में नेशनल वेल्थ के एस्टिमेशन में इसको इंक्लूड करने की बात जो है विलियम पेटी ने कही थी, विलियम पेटी, है ना। ये देखो, चलो नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। जी सर, आइए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज। कौन सा जो है नीचे दिए गए में स्किल्स और कैपेबिलिटी रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज, है ना। स्किल और कैपेबिलिटीज मतलब सोचने की बात आएगी, प्रैक्टिस की बात आएगी, तो जहां एनालिसिस हो ये बिल्कुल सही बात हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और फिर है आपका नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना जी। क्योंकि ऑनरशिप ऑफ असाइनमेंट से कहीं स्किल्स और कैपेबिलिटीज नहीं आती और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी से भी कोई भी स्किल्स और कैपेबिलिटी रिलेटेड कॉम्पिटेंसी नहीं हो सकती। तो ए, सी और डी यानी कि पहला नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी है। कह रहा म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आए, आइए सर। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एन इंटरवेंशन करेंसी। देखो यार, इंटरवेंशन करेंसी वो करेंसी के बीच में ना इंटरवेंशन हो जाना, मतलब किसी तरीके से लो या हाई वैल्यू कर देना, इसी को इंटरवेंशन कहते हैं, है ना। हाई इंटरवेंशन भी होता है, लो इंटरवेंशन भी होता है, ठीक है जी। तो क्या कह रहा है, देखें कि क्या है, द करेंसी इन विच एक्सपोर्टर चूज टू इनवॉइस दियर एक्सपोर्ट। करेंसी जिसमें एक्सपोर्टर क्या करता है, इनवॉइस चूज करता है एक्सपोर्ट करने के लिए। ये तो भाई इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये इंटरवेंशन नहीं हो सकता। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट द करेंसी इन विच क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन आर पेड फॉर एंड क्लोज। देखिए सर, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन अगर पेड किया जाता है और क्लोज किया जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इंटरवेंशन नहीं। करेंसी इन टर्म्स ऑफ विच डोमेस्टिक करेंसी इज कोटेड। देखो ये जो है, ये है इंटरवेंशन कि जहां डोमेस्टिक करेंसी को क्या कोट कर दिया गया है ना। चलिए तो नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखें तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कौन सा एग्रीकल्चरल इनकम है, क्या सेल्फ ग्रोन ग्रास, ट्रीज, बैम्बू, ये सब सेल्फ, नहीं सर ये बिल्कुल भी नहीं है। चलिए रेंट डिराइव फ्रॉम द लैंड, तो ये बिल्कुल है ना। कि फिर क्या है, इनकम फ्रॉम मेकिंग प्रोड्यूस, फिर ये भी है। एग्रीकल्चर पर स्टोरिंग पर्पस के लिए किया गया जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड में नहीं आता है, तो ये नहीं है। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, तो बी, सी और ई, आंसर क्या हो जाएगा, बी, सी और ई। चलो नेक्स्ट है द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी, है ना, फैसिलिटेट्स प्रमोट्स फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। एंड आल्सो कॉम्प्लीमेंट्स द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये भी बात बिल्कुल सही है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाता है डीजीएफटी, है ना। चलो क्या रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री गवर्न द डीजीएफटी। कौन सा मिनिस्ट्री है जो डीजीएफटी को गवर्न करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यही जो है इसको गवर्न करता है। क्लियर बात, हाँ या ना जी सर। नेक्स्ट चले, आ जाओ। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स अ लॉजिकल सीक्वेंस इन रिकर्स टू डिसऑनरिंग अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो भैया एक जो क्या डिसऑनर हो गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो उसके लिए लॉजिकल सीक्वेंस पूछा है कि कैसे रिकोर्स हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो होगा उसका हम नोटिस देंगे ना डिसऑनर का, कि भैया क्या होगा, नोटिस डिसऑनर, मतलब डिसऑनर हो गया आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हम नोटिंग देखेंगे, फिर नोटिंग के बाद काम क्या होगा, प्रोटेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद कंपनसेशन, और तब जाके पेनाल्टीज लगाएंगे, डायरेक्ट थोड़ी पेनाल्टीज लगा देंगे, है ना। तो आंसर हो जाएगा 1D, A, C, B, E, D, A, C और फिर B और तभी, है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है which of the following are considered as a supply factors affecting the flow of FDI, that is foreign direct investment। तो बोल रहा है कौन सा वन कंसिडर्ड सप्लाई फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा एफडीआई को। तो भैया कौन कौन सा है, देखें, आ जाओ। कस्टमर एक्सेस काय के लिए ये करेगा, दिक्कत नहीं करेगा। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, सर इकोनॉमिक प्रायोरिटीज होता तब तो दिक्कत ही नहीं, तब तो क्या ही दिक्कत होता फिर, है ना। चलो रिसोर्स अवेलेबिलिटी, हाँ ये रिसोर्सेस है नहीं है, इससे एफडीआई को दिक्कत होगा। अवॉइडेंस ऑफ ट्रेड बैरियर, अगर ट्रेड बैरियर को अवॉइड कर देंगे तो भैया दिक्कत है, ज्यादा से ज्यादा लोग, है ना, आप सब लोग ट्रेड करने लग जाएंगे, तो ट्रेड बैरियर को भी कभी कभी लगाना सही बात है ना।
यार अवॉइडेंस नहीं, ट्रेड बैरियर लगेगा तब सही है। नहीं नहीं डी ये गलत होगा, यहाँ नहीं होगा, अवॉइडेंस ऑफ ट्रेड बैरियर नहीं होना चाहिए, ट्रेड बैरियर होना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या है, रिसोर्सेबिलिटी और लॉजिस्टिक, ये दो चीजें जो है वो सप्लाई फैक्टर के लिए कंसीडर किया जाता है। ट्रेड बैरियर से इसका कोई लेना नहीं है, क्योंकि लॉजिस्टिक के थ्रू आपका क्या होगा, सामान आना जाना और रिसोर्स अवेलेबल रहेगा तभी सामान आना जाना, तो सप्लाई तो इसी पे डिपेंडेंट है ना। चलो सी और ई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग एडवांस पेमेंट टू टैक्स इन असेंडिंग ऑर्डर सेक्शन 2072 टू 211 ऑफ द इनकम टैक्स 1961। 211 207 से 211 दिया गया है। अब उसको बोला भाई सीक्वेंसाइज कर लो, सीक्वेंसाइज करने में क्या होगा, तो आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद है कंडीशन ऑफ लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद है कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बाय एसएससी ऑन रिकॉर्ड और फिर इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड ड्यू डेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी डी ई सी ए, यानी कि सेकंड नंबर। दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 देखें। देखिए सर, फ्रॉम द ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू विच आर द पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट। तो सर एनवायरमेंटल ऑडिट का अगर बात कर रहा है तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एनर्जी ऑडिट अगर हम बात करें तो ये नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी ऑडिट अपना ही अलग ऑडिट है। फिर सोशल ऑडिट, क्या है, सोशल ऑडिट, ये भी नहीं होगा। बाकी सब होगा, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, कंप्लायंस ऑडिट है और साइट प्रॉपर्टी ऑडिट, ये तीनों किसका है सर, इसका ये है आपका एनवायरमेंटल ऑडिट का। क्लियर है बात जी सर। चलिए नेक्स्ट चले, आइए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, total return of an for an equity stock during year was for 12.5%. The rate of inflation during that year was 3.5%. The real inflation adjusted return was। तो देखो यार इसका रेट ना क्या है, देखो पहले देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, रियल रिटर्न उसमें नॉमिनेटर माइनस इन्फ्लेशन रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, है ना। तो क्या होगा, गिवन क्या है, नॉमिनल रेट कितना है 12.5% दिया हुआ है, इन्फ्लेशन रेट 3.5% दिया हुआ है। तो इसको आप वैल्यू में पुट कीजिए तो रियल रिटर्न क्या होगा, 12.5% में 3.5% जाएगा प्लस 1 प्लस 0.35, क्योंकि 35% दिया हुआ है। तो यहाँ पे उसके बाद रियल रिटर्न क्या आएगा, 9% डिवाइड बाय 1.035। अगर हम रियल रिटर्न की बात करें तो 8.69% आएगा, जो हमारा किसके बराबर है, 8.70 के बराबर है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, विच इज द लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द रीजनल रूरल क्या बोल रहा हूँ, रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबी के लिए जो है लीगल फ्रेमवर्क और गवर्निंग बॉडी कौन कौन सी कौन सा एक्ट है। तो आरआरबी एक्ट 1976 एक हो जाएगा और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, यही दोनों एक्ट जो है इसके लिए काम करता है। तो ए और डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। किस पे आते हैं, 17 पे, है ना जी। आइए नेक्स्ट कह रहा है एटी केयर ने इंडेक्स ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स है और वेरिएबल्स दिए गए हैं, आपको वेरिएबल्स को देखना है। चलिए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, अगर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई आ जाएगा। पर्सनल इंटीग्रेशन की बात करें तो ये आ जाएगा, है ना, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन की बात करें तो ये आ जाएगा और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की बात करें तो रेटिफिकेशन और मल्टीलैटरल ट्रीटी आ जाएगी। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का आपका सी का 2 और डी का 4 आ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए नेक्स्ट है, क्या रहा, द स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय अ फर्म व्हाइल स्ट्रेटेजाइजिंग टू गो इंटरनेशनल। जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट में जाइएगा किसी नेशनल मार्केट से, तो कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या डिसाइड करेंगे कि भैया जाना भी है कि नहीं है ना। सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे कि जाना भी है कि नहीं है। तो भैया जब अगर जाना ही है तो कहां जाएंगे, इंटरनेशनल, है ना। तो डिसाइडिंग वेदर टू गो ग्लोबल। फिर उसके बाद हम चुनेंगे कि किस मार्केट में एंटर करना है। फिर क्या चुनेंगे, किस मार्केट में एंटर करना है, फिर कब एंटर करना है, उसके बाद चुनेंगे कि कैसे एंटर करना है और तब जाके मोड ऑफ एंट्री को हम चुनेंगे, है ना जी बिल्कुल। तो CBAED
ठीक है जी। आइए नेक्स्ट क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग समरी मेजर्स डिनोट डिग्री ऑफ लूप साइडनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यार स्क्यूनेस की बात कर रहा है ये, है ना, याद है ना, ठीक है। चलो तो यहां मीन मीडियन मोड जब बराबर है, नहीं है, तभी ना इसको बोलते हैं स्क्यूनेस, ठीक है जी, और यही लूप साइडनेस को बताता है, तो मेजर ऑफ स्क्यूनेस। चलो कह रहा है विच वन ऑफ द ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ एशियन। एशियन कंट्रीज का मेंबर कौन कौन है, तो लाओस है, कंबोडिया और ब्रूनी, यही है आपके इसके ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। देखो पहले एनआईबीएम था लेकिन अब नहीं है, अब है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस, टास एक है, इसके अलावा भारतीय नोट प्राइवेट मुद्रण लिमिटेड है ना, ये सब जो है आरबीआई के फुली ओन्ड सब्सिडरी में आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द एडवर्टाइजिंग प्लानिंग स्ट्रेटजीज इज सुटेबल फॉर कार एंड अप्लायंसेस। तो सर कार और अप्लायंसेस के लिए कौन सी स्ट्रेटजी आप यूज करेंगे एडवर्टीजमेंट में, तो इंफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी, सिंपल सी बात है, इंफॉर्मेशन दोगे तभी तो पता चलेगा कि कार कौन सा बिक रहा है नहीं बिक रहा है, और फिर लोग आके आपके चीजों को खरीदेंगे। चलो नेक्स्ट चलें, आइए क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अंडरलाइंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो भैया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बोला, जो गुड्स सर्विसेज दिए गए उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं। तो सबसे पहले इंफीरियर गुड्स को लेते हैं, इंक्रीजिंग में सबसे पहले ये है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा नीचे से ऊपर तो ये होगा, फिर उसके बाद लेते हैं हम नेसेसिटीज को, है ना, फिर उसके बाद नॉर्मल कंजप्शन को, फिर लेते हैं सर्विसेज को, तब लेंगे आपका क्या लग्जरीज को, तो डी बी ए ई और सी, ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद क्या 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आउटलाइनर्स इन डेटा सेट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। भैया कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आउटलायर बोल रहा है, सबसे ज्यादा बेटर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा होगा, जब आउटलायर्स डेटा सेट में प्रेजेंट रहे, तो इसके लिए है एक मीन और मीडियन, ट्रिम्ड मीन और मीडियन, है ना, बी और डी 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट देखें, आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे देखते हैं क्या कह रहा है, एन अटैकिंग स्ट्रेटजी, एक ऐसा स्ट्रेटजी जो अटैकिंग हो, विच इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, और टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी को दैट रीराइट द रूल्स ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, जो दोबारा लिखा है क्या, रूल्स ऑफ कंपटीशन मार्केट में, एंड अवॉइड डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करे विद द राइवल इज नॉन एज, इसको बाईपास बोलते हैं। क्या है कि एक ऐसी स्ट्रेटजी जहां आपको नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है और या टेक्नोलॉजी को, और जो क्या करे कंपटीशन के रूल को रीराइट कर दे, दोबारा जरूरत पड़ जाए, ठीक है ना, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करे, उसको बोलते हैं बाईपास, ठीक है, क्या बोलते हैं, बाईपास। चलो नेक्स्ट देखें, आइए सर क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं, कह रहा है सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप्स इन द ऑपरेशनल फंक्शनिंग ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एज पर सरफेसी एक्ट 2002। तो भैया एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसका ऑपरेशनल में इसमें कुछ स्टेप दिए हुए है, और उस स्टेप को सीक्वेंसाइज करना है, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या होगा, क्या चार्ज 2% मैनेजमेंट फी, तो बात की बात है, इशू सिक्योरिटी रिसिप्ट बैंक, ये भी बात की बात है, पेमेंट करेंगे तो लास्ट की बात है ना, बाय लोन ए बैंक एट डिस्काउंट, सबसे पहले लोन लेंगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्लियर है बात जी सर। चलिए उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद इश्यू करेंगे सिक्योरिटी रिसिप्ट टू बैंक, तो उसके बिहाफ पर ही आपको लोन मिलेगा, ठीक। फिर क्या ई, फिर कैरी आउट करेंगे रिकवरी, फिर ए चार्ज 2% मैनेजमेंट फी, और फिर पेमेंट करेंगे बैंक को, तो डी बी ई और ए एंड सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं, क्या कह रहा है देखें, देखो कह रहा है दो स्टेटमेंट हैं, एक असर्शन एक रीजन है, अब बताइए कि सही कौन कौन गलत है ना।
यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट टू अनलॉक इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। बिल्कुल सही बात है। सेल एंड लीज बैक का क्या होता है, कोई भी इंसान अपनी चीजों को, अपने एसेट को सेल कर देता है, ठीक है, और सेल करने के बाद पूरा वापस उसको खरीद लेता है, मतलब किस पर, आपका लीज बैक, लीज पर ले लेता है कुछ दिनों के लिए, ताकि वो फिक्स एसेट्स का झंझट से हट पाए, है ना। मान लो मेरे पास एक कंपनी है और मैं कंपनी क्या कर रहा हूं, मेरा कंपनी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, मैंने फिक्स एसेट्स को दिया बेच, मैंने बोला भाई तू रख ले मेरा एसेट। अल्ले एसेट लेने के बाद मैंने बोला भाई देख तेरे पास तो एसेट आ गया, तेरा ही है, अब मुझे ना कुछ दिन के लिए लीज पर दे दे और उसका तू रेंट ले, लीज का रेंट। तो भाई साहब ये होता है सेल एंड लीज बैक। क्यों? क्योंकि मेरे पास फिक्स एसेट्स को लेने के लिए नहीं था, पैसा कम पड़ गया था, तो इसीलिए ये बात बिल्कुल सही है। कह रहा है इन सेल एंड ऑफ लीज बैक अरेंजमेंट द कंपनी सेल एसेट टू अ लीजिंग कंपनी एंड लीज इट बैक टू एंजॉय द अनइंटरप्टेड यूज ऑफ एसेट्स। बिल्कुल सही बात है, ये भी बात वही कह रहा है कि सेल लीज बैक अरेंजमेंट में कंपनी सेल करता है लीजिंग कंपनी को और उसको लीज पर वापस ले लेता है ताकि वो एसेट का यूज कर पाए। तो दोनों सही बात कह रहा है, लेकिन एक दूसरे का असर्शन रीजन नहीं है, दोनों सही है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऐसा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। क्या कह रहा है देखें, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द थियोरी ऑफ कॉन्टेस्टेबल मार्केट वाइगोरस कंपटीशन कैन टेक प्लेस इवन अमोंग फ्यू सेलर इफ। क्या होगा, कह रहा है कॉन्टेस्टेबल मार्केट के अनुसार वाइगोरस कंपटीशन टेक प्लेस हो सकता है कब, जब फ्यू सेलर्स का क्या प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड हो, नहीं, डिमांड इनफ्लेशन को, तो क्या दिक्कत होगा भाई, एंट्री इनटू मार्केट इज एब्सोल्युटली फ्री। अगर मार्केट में फ्री एंट्री हो जाएगा तो फिर दिक्कत वाली बात आ जाएगी, यहां जो है वो फ्यूचर है, ये बात कहा है कॉन्टेस्टेबल मार्केट में। और देयर आर स्ट्रॉन्ग एंट्री एग्जिट बैरियर, स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या दिक्कत होगा भाई, एग्जिट फ्रॉम मार्केट इज इंटायरली कॉस्टलेस, तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो सी और ई का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 सेक्शन 61 से 64 तक कंपनी एक्ट में 2013 का अल्टरेशन प्रॉपर दिया गया है। अब इसमें क्या क्या कहा गया है, कौन कौन सा चीज है वो उसकी बात करनी है, ठीक है। देखो 61 में कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर है, कैंसिलेशन ऑफ इश्यूड शेयर नहीं है, आपका इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ न्यू शेयर, बिल्कुल सही बात है। डिक्रीज इन शेयर कैपिटल, रिडेम्पशन ऑफ शेयर, सर ये नहीं है। फिर कन्वर्जन ऑफ फुली पेड शेयर इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा, ये भी है बिल्कुल, ए सी और ई यानी कि सेकंड नंबर। चलिए, which committee had recommended the comprehensive framework of reform in insurance sector? पीएफआरडीए द्वारा बात मल्होत्रा कमेटी है ना, याद है 1993। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्या है 31, कह रहा है एन एजेंट इज पर्सनली लायबल टू थर्ड पार्टीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो बोल रहा है एक एजेंट पर्सनली कब लायबल हो जाता है थर्ड पार्टी के लिए, कुछ कुछ सिचुएशन दिए उसमें से देख के बताइए, ठीक है। चलिए, कह रहा है एन एजेंट एक्ट फॉर एन अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई एजेंट अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल की तरह बिहेव करता है तो भैया वो पर्सनली लायबल है ये चीज करने के लिए। दूसरा, ट्रेड यूजेज एंड कस्टम मेक्स एजेंट पर्सनली लायबल, अगर ये पर्सनली लायबल बना दिया, ट्रेड यूजेज मतलब जो कस्टम्स, ये इसको बना दिया कि भैया तुम पर्सनली लायबल हो कोई भी चीज के लिए तो कर सकते हो। तीसरा है इफ एजेंट साइन कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल नेम, नहीं ये भी नहीं है। इफ एजेंट एक्ट एज ए नेम्ड प्रिंसिपल, तो भी नहीं है। इफ एजेंट वर्क एज ए फॉरेन प्रिंसिपल, ये है, क्या है, अगर तुम फॉरेन प्रिंसिपल की तरह काम करते हो तुम लायबल हो। तो ए बी एंड ई, ए बी ई यानी कि सेकंड नंबर। चलिए, कह रहा था सेल्स स्टेप इन विच अ सेल्स पर्सन लर्न as much as possible about prospective customer before making a sales call is known as। देखो यार सीधा सीधी बात है, सेल्स करने का तरीका होता है, बेचने का अपना एक तरीका होता है। जब सेल पर्सन सीख रहा हो किसी एक सामने वाले कस्टमर के बारे में कि भैया उसको सेल करना कैसे है, तो उसको बोलते हैं प्री अप्रोच। क्या बोलते हैं? प्री अप्रोच, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 पे। चलो उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है और उसका पर्पस बताया गया, ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई बता दो। कह रहा है
एन इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन फॉर द फर्म अंडरगोइंग बैंक करप्शन। देखो इस कितना डीप में लिया है इसको। गोइंग कंसर्न क्या कहता था कि भैया हमारा बिजनेस चलता रहेगा, डूबेगा नहीं, है ना। तो वही बोल रहा है कि एक इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन है कि मेरा मतलब बैंक करप्शन नहीं होगा। तो ये कंसिस्टेंसी किसके लिए है कि भैया लगातार कंसिस्टेंट, मतलब यही था ना कि हमें मेथड जो है वो एक पीरियड से अलग पीरियड पर चेंज नहीं करना चाहिए, उसको कम से कम 2-4 साल तक साथ में रखना चाहिए। तो यही कह रहा है द सेम अकाउंटिंग मेथड यूज्ड बाय अ फर्म फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया क्या कह रहा है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो हमने रेट लिया था उसी कॉस्ट में हमको दिखाना चाहिए, है ना जी। तो क्या है द नॉर्मल बेसिस यूज टू अकाउंट फॉर एसेट्स, वही बात है, नॉर्मल बेसिस बता रहा है, बोल रहा है कि उसी रेट में आपको कॉस्ट को दिखाना पड़ेगा। मटेरियलिटी क्या है, ये है रिलेट टू रिलेटिव साइज और इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और इवेंट। तो ये बात याद रखिएगा, ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ठीक है, इतना डेप्थ में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो असर्शन रीजन दिया गया है, देखिए क्या कहता है। कह रहा है बाय रिमूविंग द बैरियर्स बिटवीन नेशनल मार्केट ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्रिएट कंपटीशन ड्यू टू बिगर ट्रेड एरिया। बिल्कुल सही बात है, अगर आप बैरियर हटा रहे हैं इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, ओपन टू ऑल कर रहे हैं सबके लिए। अगर ओपन टू ऑल सबके लिए कर रहे हैं तो भैया कंपटीशन भी ज्यादा, जितना मार्केट में लोग उतना कंपटीशन। ठीक है, कह रहा है इंक्रीज कंपटीशन कैन लीड टू क्लोजर ऑफ लोकल इंडस्ट्री एंड हार्म डोमेस्टिक कंजम्पशन। बिल्कुल भी नहीं, कंपटीशन जितना बढ़िया होगा उतना बढ़िया बिजनेस चलेगा। तो ए सही है, आर गलत है, थर्ड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35 देखें, आ जाओ। कह रहा है शेड्यूल, कंपनीज एक्ट में शेड्यूल्ड है 1 2 3 4 और उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए क्या कह रहा है शेड्यूल के बारे में। शेड्यूल 1 में क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक का थर्ड। शेड्यूल 2 की बात करें, है ना, तो कंपटीशन ऑफ डेप्रिसिएशन। शेड्यूल 3 की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, और शेड्यूल 4 की बात करें तो कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। यानी कि एक का थर्ड, बी का 1, सी का 4, डी का 2। आ गया जी सर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंटेशन क्राइटेरिया द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर इज द हाईएस्ट। देखो कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर वहां होगा ना जब उसकी बिहेवियरिज्म की बात करी जाएगी, है ना। 4 बेसिस पर सेगमेंटेशन होता है, साइकोलॉजिकल, जियो डेमोग्राफिक, बिहेवियरल, है ना, इस पर। तो बिहेवियरल, कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर का हाईएस्ट होगा बिहेवियरल में, है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, आ जाओ। क्या कह रहा है, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स, पहला ऑल द एसेट एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूड अकॉर्डिंग टू द करंट वैल्यू। बिल्कुल सही बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है तो वहां पे जब पार्टनर रिटायर करता है तो सारे एसेट लायबिलिटी को रिवैल्यू करके करंट वैल्यू में लिखा जाता है। द बैलेंस शीट शुड शो द करेक्ट वैल्यूज ऑफ एसेट लायबिलिटीज। बिल्कुल तो ये भी बात सही कह रहा है कि बैलेंस शीट को सही वैल्यू दिखाना चाहिए, लेकिन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन नहीं है, दोनों सही है, तो सेकंड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं, क्या कह रहा है, ए सेल्स अ मोबाइल फोन टू बी, ए क्या करता है, मोबाइल फोन बेचता है बी को। अ माइनर हु पेज फॉर इट बाय हिज चेक, एक माइनर है बी जिसको मोबाइल फोन बेच देता है चेक से। ए एंडोर्स चेक टू सी, ए क्या करता है चेक सी को देता है। और हु टेक्स इन गुड फेथ एंड फॉर द वैल्यू, जो गुड फेथ में और वैल्यू में लिया। द चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर हो जाता है प्रेजेंटेशन पर, तो कैन सी इनफोर्स पेमेंट ऑफ द चेक, नहीं सर, कैन सी क्या बोल रहा है, क्या सी इनफोर्स पेमेंट कर सकता है चेक का, जी सी इनफोर्स कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ ए से ले सकता है, बी से नहीं, क्योंकि बी तो ऑलरेडी माइनर है और माइनर ऑलवेज प्लीज माइनॉरिटी। तो सी सिर्फ किससे कर सकता है, ए से, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज यूजुअली लार्जर देन द इनकम इफेक्ट इन रियल वर्ल्ड, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लार्जर है इनकम से, क्यों, क्योंकि क्या कंज्यूमर यूजुअली स्पेंड स्मॉल पोर्शन ऑफ इनकम एनी इन कम्युनिटी, कंज्यूम्स यूजुअली, क्या कह रहा है, कंज्यूम्स यूजुअली स्पेंड्स ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ द इनकम ऑफ एनी कम्युनिटी। ये बात बिल्कुल सही, यही बात है, इसीलिए इनकम इफेक्ट लार्जर है, क्योंकि कंज्यूमर स्पेंड करता है कुछ ही पोर्शन ऑफ इनकम का अपने किसी भी कम्युनिटी के लिए। चलिए
नेक्स्ट है कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द वैल्यूज इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑक्टापेस फ्रेमवर्क। सर इसका जो है ओपननेस है, प्रोडक्टिविटी है, ऑटोनॉमी, एक्सटेंशन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा एक्सटेंशन। तो ये 40 क्वेश्चन दिखे, ये 40 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको कीजिएगा, है ना। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।